नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है प्राचीन भारत के इतिहास से, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कन्नौज के गढ़वाल वंश। ये छोटे छोटे वंश जिन्होंने एक के बाद एक करके शासन किया भारत पर, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि इनके कुछ शासक ऐसे हुए हैं इस वंश के, या और भी जो वंश मैंने पढ़ाए हैं छोटे छोटे, उनके शासक कई सारे बहुत ही शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे। तो ऐसे शक्तिशाली शासकों के विषय में पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी घटना को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कवर करेंगे। आप बस बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, नोट्स बनाते रहिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए नेरी स्टडी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कन्नौज का गढ़वाल वंश। आज का टॉपिक है कन्नौज का गढ़वाल वंश। देखिए, जब प्रतिहारों का अंत हुआ, प्रतिहार वंश, जो गुर्जर प्रतिहार वंश जिसका जब पतन हुआ, उसके बाद जो परिस्थितियां थीं वो धीरे धीरे बदल गईं, क्योंकि प्रतिहार वंश ने काफ़ी बड़े साम्राज्य पर अपना आधिपत्य बना रखा था। ऐसी परिस्थिति में जब उनका अंत हुआ तो क्या हुआ कि गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र था, गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र था, वहाँ परिस्थितियाँ बहुत ही विषम हो गई कि वहाँ की प्रजा दुखी हो गई। वहाँ निरंतर आक्रमण होते रहे, आक्रमणकारी निरंतर वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते रहे। ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ कि वहाँ जो सारी स्थितियाँ चल रही थीं वो अलग हो गई, लोग सुखी नहीं रह पा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब प्रजा की रक्षा करने के लिए गढ़वाल कुल के चंद्रदेव ने, ये गढ़वाल कुल का एक राजा था चंद्रदेव, इसने वहाँ लोगों की मदद की और वहाँ एक नए राजकुल की नींव डाली, एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था गढ़वाल वंश। ये है इसका बैकग्राउंड कि प्रतिहारों के पतन के बाद परिस्थितियों को संभालने के लिए चंद्रदेव द्वारा इस वंश की नींव डाली गई। तो संस्थापक और अंतिम शासक, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ तथ्य आपको याद रखने ही रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ इन्हें नोट करते चलिए। इतिहासकार गढ़वालों को राष्ट्रकूटों अथवा राठौरों को इनकी शाखा मानते हैं, मतलब कि ये लोग राष्ट्रकूट या राठौरों की शाखा है। इसके बाद चंद्रदेव के बारे में हम पढ़ेंगे कि चंद्रदेव कौन था। तो चंद्रदेव ने 1080 और 1085 के मध्य गोपाल नामक राजा को हराकर कन्नौज में गढ़वाल राजवंश की नींव डाली। किसको? गोपाल नामक कोई राजा थे, इनको हराकर कन्नौज में गढ़वाल राजवंश की नींव डाली। जब तक प्रतिहारों का पतन हुआ तब तक कन्नौज शक्ति का केंद्र था। निरंतर कन्नौज के लिए प्रयास किए जाते थे कि कौन उस पर सत्ता जमाएगा, कौन उस पर शासन करेगा। तो कन्नौज यहाँ पर शक्ति का केंद्र था और कन्नौज में ही एक शक्तिशाली वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रदेव के द्वारा की गई। अगर हम इनकी उपाधियों की बात करें तो इनके कुछ अभिलेख मिले हैं जिनसे इनकी उपाधि परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की पता चलती है कि इन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। अगर हम अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों से ही इनके बारे में पता चलता है कि काशी, उत्तर कौशल मतलब फैज़ाबाद का, जो वर्तमान फैज़ाबाद का जो क्षेत्र है, उत्तर कौशल, कुशिक यहाँ कन्नौज को कहा गया है। इनके अभिलेखों में कुशिक कन्नौज को कहा गया है। और इंद्र स्थान, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोलते हैं ना, तो इंद्र स्थान यहाँ दिल्ली को कहा गया है। तो ये सभी इनके क्षेत्र में आते थे और इसको, मतलब चंद्रदेव को, तीर्थ स्थानों का त्राता कहा जाता है। इन तीर्थ स्थानों का त्राता किसे कहा जाता है? तो चंद्रदेव को इन तीर्थ स्थानों का त्राता कहा जाता है। अगर हम आधिपत्य की बात करें तो जितना भी संयुक्त प्रांत रहा, जितना भी संयुक्त प्रांत का क्षेत्र था, वो सभी किसके आधिपत्य में था? वो सभी चंद्रदेव के आधिपत्य में था। इसने बंगाल के विजयसेन के आक्रमणों को भी रोका। जो बंगाल का विजयसेन नाम का शासक था
वो बार बार प्रयास कर रहा था कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रदेव कन्नौज का राजा था, तो उसने उसे कई बार आक्रमण करने से रोका, अपनी प्रजा को बचाया, अपनी प्रजा की रक्षा करी आक्रमणों से, और ये विजयसेन के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 1100 ईस्वी में चंद्रदेव की मृत्यु हो गई थी, 1100 ईस्वी में। इसके बाद जो राजा बना वो मदनपाल बना। मदनपाल किसका? चंद्रदेव का पुत्र था, और चंद्रदेव के बाद ये राजा बना। 1104 से 1114 ईस्वी तक छोटा सा शासनकाल इसका रहा है, बहुत बड़ा शासनकाल नहीं रहा। परंतु इसने राजधानी क्या की? इसने राजधानी को कन्नौज से हटा करके वाराणसी कर दिया। तो वाराणसी, गहड़वाल वंश की राजधानी कौन सी थी? वो थी वाराणसी। वाराणसी इनकी राजधानी थी। इसके बाद इसका शासनकाल बहुत ही छोटा रहा, इसके बारे में कुछ अधिक जानकारियां भी नहीं प्राप्त हुई। तो इसके बाद जो राजा बना वो था गोविंद चंद्र, जो कि गहड़वाल वंश का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण शासक रहा है। और इसके अलावा एक इसी वंश का जयचंद्र नाम का शासक भी बहुत ही प्रभावशाली रहा। तो हम बात करेंगे गोविंद चंद्र की। यहाँ पर गोविंद चंद्र 1114 ईस्वी में ये राजा बना। ये मदन लाल का पुत्र था, मदन लाल का ये पुत्र था, और 1114 ईस्वी में ये राजा बना। परंतु जब ये इसके पिता शासन कर रहे थे मदन लाल, तब ये वहाँ का राजकुमार था, उत्तराधिकारी तो ये था ही। तो राजा बनने से पहले भी ये सभी कार्यों में भाग लेता था, कि पहले से ही ये शासन सत्ता संभाल रहा था। तो बताया जा रहा है कि 1109 ईस्वी में इसने गजनी के बादशाह मसूद तृतीय के सेनापति हजीब तुगातिगिनी के आक्रमण को सफल विरोध किया। किसने? गोविंद चंद्र देव ने। ये जो गोविंद चंद्र इनका नाम था, इन्होंने एक सफल आक्रमण जो किनके द्वारा किया गया था? मसूद तृतीय के सेनापति के द्वारा किया गया था। इसका विरोध किया, मतलब इसको रोका। इसने पाल शासकों पर विजय प्राप्त की और मगध के भाग को भी जीता। मगध के भी भागों को जीता, और आसपास बंगाल में पाल शासकों का शासन चल रहा था, तो उन पर भी इसने विजय प्राप्त की। और जिस बात की पुष्टि हमें हुई है, इस बात की पुष्टि इसके द्वारा किए गए जो 2 दान थे। दान, ये राजा बहुत सारे दान करते थे, तो इसके द्वारा किए गए 2 दानों से इस बात की पुष्टि होती है। और ये 2 दान हमें कहाँ से मिले हैं? तो एक तो 1126 पटने जिले से का एक गांव है, वहाँ से मिला, और एक मिला 1146 ईस्वी में मुंगेर जिले के गांव से। तो ये 2 इनके दान मिले हैं, जिनसे हमें इनकी विजय के बारे में पता चलता है। पूर्वी मालवा पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। कहाँ पर? पूर्वी मालवा के क्षेत्र पर भी गोविंद चंद्र ने विजय प्राप्त की थी। अगर हम इनकी मैत्री की बात करें, मैत्री मतलब मित्रता, आसपास के कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिससे इस शासक की मित्रता थी? तो कश्मीर के जयसिंह से, गुजरात के सिद्धराज से, और दक्षिण के चोल राजवंश के जो राजा थे उनसे इसकी मित्रता बताई जाती है। इसकी पत्नी का नाम रानी कुमार देवी था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम रानी कुमार देवी था, और इन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। क्या बनवाया था? सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। और विहार क्या होते थे? जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का क्षेत्र होता था, निवास स्थान का क्षेत्र, उन्हें हम विहार कहते हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, आगे क्या परिस्थितियां आई। तो गोविंद चंद्र के काल में लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु की रचना की। गोविंद चंद्र के काल की अगर हम बात करें तो इन्होंने कृत्य कल्पतरु की रचना की, और ये कानून व्यवहार का ग्रंथ है। जो व्यवहार कानून होता है उससे रिलेटेड ये ग्रंथ है, और इसकी रचना लक्ष्मीधर के द्वारा की गई है। तो ये साहित्यकार किसके दरबार में रहे? ये साहित्यकार गोविंद चंद्र के दरबार में रहे। इसके बाद हम बात करेंगे विजय चंद्र की। इसके बाद शासक बना विजय चंद्र। गोविंद चंद्र का पुत्र 1154 ईस्वी के बाद राजा बना। ये विजय चंद्र 1154 ईस्वी के बाद 1155 के आसपास ये राजा बना था। इसकी विजयों का वर्णन पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। ये पृथ्वीराज रासो नाम की एक ग्रंथ है या पुस्तक है, जो भी है, इसमें इनके विषय में बताया गया है, किसके बारे में? विजय चंद्र के बारे में वर्णित किया गया है। उसने अमीर खुसरो
और खुसरो मलिक, इसने अमीर खुसरो अथवा खुसरो मलिक को परास्त कर उसे वापस भेज दिया था कि तुम वापस जाओ, तुम यहाँ विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो उसको वापस भेज दिया, वो भी परास्त करके। विग्रहराज विसलदेव ने इससे दिल्ली छीन ली थी। किससे? विजय चंद्र से। विजय चंद्र के भाई क्षेत्र में दिल्ली आती थी, तो दिल्ली को विग्रहराज विसलदेव ने, जो कि एक राजपूत शासक था चौहान वंश का, उसने इनसे दिल्ली को छीन लिया था। इसके बाद कौन राजा बना? इसके बाद राजा बना जयचंद्र। इसके बाद जयचंद्र राजा बना। विजय चंद्र का पुत्र 1170 ईस्वी में 21 जून को राजा बना। इनकी देखिए डेट तक दे रखी है कि 21 जून 1170 ईस्वी में जयचंद्र राजा बना। इसने देवगिरी के यादव राजा को पराजित किया। अनहिलवाड़ के सिद्धराज को इसने 2 बार पराजित किया। जो अनहिलवाड़ अर्थात गुजरात का जो क्षेत्र था, वहाँ शासन करने वाले सिद्धराज को इस जयचंद्र ने 2 बार पराजित किया। और हम बात करें सिहाबुद्दीन की, जो कि एक यवन राजा था। सिहाबुद्दीन एक यवन राजा था, इसे कई बार पराजित किया। वो भी किसने? जयचंद्र ने। हम यहाँ जयचंद्र के बारे में बात कर रहे हैं और गढ़वाल वंश के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इसी जयचंद्र की पुत्री संयोगी, इसकी जो जयचंद्र की पुत्री थी वो संयोगिता थी, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने अगवा कर विवाह किया था। तो इसके बैकग्राउंड की स्टोरी क्या थी कि जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा, परंतु पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र का शत्रु था। ऐसी परिस्थिति में उसने इसकी पुत्री को अगवा कर लिया और इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने बाद में उससे विवाह भी किया था। तो ये जयचंद्र इनका पृथ्वीराज चौहान का शत्रु था। गौरी, देखिए पृथ्वीराज चौहान के साथ में मोहम्मद गौरी का एक युद्ध हुए 2, जिसमें हुआ तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, परंतु द्वितीय जो युद्ध हुआ तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और वो हार गए थे इस युद्ध को। तो कहते हैं कि गौरी को इस युद्ध के लिए किसने बुलाया था? गौरी को इस युद्ध के लिए जयचंद्र ने बुलाया था। देखिए आप बैकग्राउंड में क्या क्या चलता है कि जब जयचंद्र का शासनकाल चल रहा था, उसी समय गौरी का आक्रमण भी हुआ और गौरी को भारत में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? वो बुलाया था जयचंद्र ने। इसी ने आमंत्रित किया था और ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। परंतु क्या हुआ कि परिस्थितियां ऐसी हो गई कि जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ नहीं दिया। इस बात से खिन्न होने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी हराया। अब इसके बाद क्या हुआ कि यही गौरी जिसको इसने बुलाया, यही गौरी एक दिन जयचंद्र पर भारी पड़ गया। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में हुआ चंदावर का युद्ध। किसके मध्य? जयचंद्र और गौरी के मध्य, जिसमें गौरी तो विजयी हुआ और जयचंद्र हार गया और मारा भी गया। सिर्फ हारा ही नहीं, उसकी मृत्यु भी हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गया। गौरी ने इसके बाद क्या किया? मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र का जो पुत्र था हरिश्चंद्र, उसको उसका राज्य वापस कर दिया और उसे वहाँ का राजा बना दिया कि तुम शासन करो, मुझे सिर्फ बदला लेना था जयचंद्र से कि उसने मुझसे मतलब वादा किया था कि वो मेरा युद्ध में साथ देगा और उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैंने ये बदला लिया था। तो हरिश्चंद्र का अंत कैसे हुआ, कब तक उसने शासन किया, कहाँ के क्षेत्र पर, कौन सा क्षेत्र उसके अधीन रह गया था, इन सभी प्रश्नों पर अभी भी सिर्फ प्रश्न चिन्ह ही लगा हुआ है। इनके उत्तर हमें आज भी नहीं मिले। तो हरिश्चंद्र के बारे में तो इस नहीं पता चला, परंतु हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसके बाद साम्राज्य का पतन हो गया। जो गढ़वाल वंश था उसका पतन इस चंदावर के युद्ध के बाद हो गया था। जयचंद्र जो था वो संस्कृत साहित्य का संरक्षक था, एक बहुत बड़ा संरक्षक, वो भी संस्कृत साहित्य का। इसके जो राजकवि थे वो थे श्रीहर्ष। श्रीहर्ष नाम के व्यक्ति इनके राजकवि थे, जिन्होंने नैषध चरित व खंडन खंड खाद्य, क्या इनकी पुस्तक का नाम था? खंड खाद्य। ये ग्रंथ थे किसके द्वारा रचित? श्रीहर्ष द्वारा रचित ये ग्रंथ थे, जिनकी रचना श्रीहर्ष ने की थी और श्रीहर्ष जयचंद्र के राजकवि थे। इसके बाद धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों के जो शासक रहे, उन्होंने इनके
साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस प्रकार से धीरे धीरे इनका शासनकाल समाप्त हो गया। तो ये था गढ़वाल वंश। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करिए, क्योंकि आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले शायद मैं इतना आगे तक नहीं जा पाऊँगी जब तक आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये मेरे लिए भी ज़रूरी है और पढ़ना तो एक स्टूडेंट के लिए मतलब आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच।